नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य शुद्धि के कंसेप्ट देखे थे। ये जो टॉपिक है वाक्य शुद्धि का, ये आरओ प्री और मेंस दोनों में ही आता है। साथ ही साथ ये पीसीएस के मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य हिंदी के पेपर में आपके पास पीसीएस मेंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सी सेट में भी इसके कुछ क्वेश्चंस प्री के एग्जाम में पीसीएस में डाल देता है। तो आरओ प्री और मेंस में जहां इस टॉपिक से एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहीं पीसीएस मेंस में आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे। उनमें से अशुद्ध वाक्यों को पहचान कर आपको उनका शुद्ध रूप लिखना होता है। खास बात यह है कि इन सभी एग्जाम्स में आपको गलतियों का या जो अशुद्धियां हैं उनका प्रकार नहीं पहचानना होता है, केवल आपको अशुद्ध वाक्यों को पहचानना है आरओ में। और पीसीएस मेंस में अशुद्ध वाक्य को पहचान कर आपको उसका शुद्ध रूप लिखना होता है। ये टॉपिक बहुत आसान है, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि हर एक वाक्य को हमको बहुत धैर्य के साथ पढ़ना है। यहाँ पर हमको पैसेंजर ट्रेन की तरह काम करना है, हमको बुलेट ट्रेन नहीं पढ़ना। जैसे कि पैसेंजर ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रुक कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमको यहाँ पर हर वाक्य के हर शब्द के साथ रुक रुक कर आगे बढ़ना है। हालांकि ये टॉपिक बहुत आसान है, फिर भी जल्दबाजी की वजह से इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को पढ़ते समय और इस टॉपिक के सवालों को सॉल्व करते समय हमको धैर्य का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर अगर गलतियों की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गलतियां कई प्रकार की हो सकती हैं किसी भी वाक्य में। वो गलतियां लिंग की हो सकती हैं, वो पदक्रम की गलतियां हो सकती हैं, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं, वचन की गलतियां हो सकती हैं, यहाँ की वर्तनी की गलतियां भी यहाँ पर हो सकती हैं। हो सकता है कि जो पूरा वाक्य हो वो व्याकरणिक रूप से पूरी तरीके से सही हो, लेकिन उसमें कोई वर्तनी की गलती हो। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस और सवालों को देखने के पहले एक बार कुछ खास वर्तनियों को देख लेते हैं, जिनका यहाँ पर बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है और अक्सर हम इनको जानकारी ना होने की वजह से गलत कर देते हैं। तो पहले वर्तनियों को देख लेते हैं कुछ खास कर, उसके बाद हम इसके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन वर्तनियां हैं जिनमें गलतियां दी जाती हैं, उनके अशुद्ध और शुद्ध रूप यहाँ पर देकर रखे गए हैं। आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये अक्सर हमको पता नहीं होती और हम कॉमन जो हमारा लैंग्वेज है, कॉमन हमारे बोलचाल की भाषा है और जो हम अखबार या पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, अक्सर इनका जो गलत रूप व्याकरणिक है वो लिखा होता है और हमारे जो जहन है उसमें यही गलत रूप बस जाता है और हम एग्जाम में भी उसको गलत तरीके से समझ के क्वेश्चन में पहचान नहीं पाते कि वर्तनी सही है या गलत है। तो इनको ध्यान से देखना है और अगर इनमें से कोई भी वर्तनी आपको दिखती है तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होता है और अशुद्ध रूप हमको दिया गया है या नहीं दिया गया। तो जो सबसे पहली चीज है वो है अनाधिकार। अनाधिकार का शुद्ध रूप होता है अनअधिकार। यहाँ पर ना में बड़े आ की मात्रा नहीं होती है, छोटे आ होता है। अनअधिकार इसका शुद्ध रूप है। ऐसे ही आविष्कार, हम कॉमन यही पढ़ते हैं आविष्कार, लेकिन इसका जो वास्तविक और शुद्ध रूप है वो है आविष्कार, बड़ा आ होगा यहाँ पर। ऐसे ही अहिल्या, अहिल्या में छोटे की मात्रा नहीं होती है तो ये अहल्या शब्द होगा। अंताक्षरी का जो शुद्ध रूप है वो है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अत्यधिक के या में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी, ये होगा अत्यधिक, तो ये इसका शुद्ध रूप है। आंख में ये चंद्र बिंदु होगा ऊपर, ये इसका शुद्ध रूप है, आंख होगा। एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन एकत्रित यहाँ पर कोई शब्द व्याकरणिक रूप से नहीं होता, सही शब्द है एकत्र। ऐसे ही उपरोक्त हमको बहुत जगहों पर लिखा मिल जाता है, लेकिन उपरोक्त गलत शब्द है, उपरोक्त का शुद्ध रूप होता है उपर्युक्त। ऐसे ही औद्योगिकरण जो शब्द है उसका शुद्ध रूप है उद्योगीकरण, छोटा ऊ लगेगा और नहीं लगेगा। कवियत्री, कवि होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री नहीं होता बल्कि कवयित्री होता है, वाह में छोटे ई की मात्रा नहीं लगेगी, ये होगा कवयित्री। ऐसे ही चार दीवारी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, इंग्लिश में तो उसको बाउंड्री वॉल बोलते हैं और हिंदी में इसका जो शब्द होगा वो होगा चाहार दीवारी, ये इसका शुद्ध रूप होता है। चातुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसके जगह पर जो सही सही शब्द है वो है चातुर्य और चतुरता। जागृत जो है वो ये जो वर्तनी है गलत है, सही वर्तनी होती है जागृत या जागृत, जागृत या जागरित। और द्विवार्षिक में ई की मात्रा नहीं होगी, ए की मात्रा होगी और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो द्वैवार्षिक होगा। ऐसे ही त्रिवार्षिक का त्रैवार्षिक होगा। द्वंद्व में आधा वार दूसरे दा के नीचे भी होगा, ये इसका शुद्ध रूप है। दुरावस्था भी एक गलत शब्द है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा दुरावस्था, रा में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी। निरपराधी, निर्दोषी, निर्दयी जैसे शब्द हम लोग खूब पढ़ते हैं अखबारों में, मैगजीन्स में, लेकिन ये गलत है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध की जगह जो शुद्ध शब्द है वो है निरपराध, निरपराधी नहीं निरपराध। और ऐसे ही निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। निर्दयी नहीं होता है,
निर्दय होता है। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। अक्सर ये शब्द दे दिए जाते हैं और हम जो रोजमर्रा की भाषा में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं गलत, उन गलत शब्दों को सही मानते हुए हम वहां पर अपने एग्जाम में क्वेश्चन को या सवाल को गलत करके चले आते हैं और बाद में हम दुखी होते हैं कि हमारा 1 नंबर या 2 नंबर से या मार्जिन से एग्जाम रुक गया। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इन शब्दों को जहन में बसा लेना है, दिमाग में बसा लेना है कि इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो हम तुरंत पहचान जाए और गलती हमसे हो ही ना। ऐसे ही निरोग, इसकी जगह पर होता है निरोग, नाम में बड़ी की मात्रा होगी। नुपुर कोई शब्द नहीं होता, नाम में बड़ी ऊ की मात्रा होगी और ये हो जाएगा नूपुर, नाम में बड़े ऊ की मात्रा होगी और नूपुर हो जाएगा। परिस्थिति में जो अंतिम ता है उसमें बड़े की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा होती है, परिस्थिति होता है। प्रज्वलित बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है और ये वर्तनी शुद्धि में भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है और यहाँ पर केवल आधा जा होगा, प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित नहीं होता। प्रमाणिक में प्रा में बड़या की मात्रा होगी, प्रामाणिक हो जाएगा। प्रफुल्लित जैसा व्याकरणिक रूप से कोई शब्द नहीं होगा, यहाँ पर प्रफुल्ल होगा। ऐसे ही बाहुल्यता की जगह पर बाहुल्य या बाहुलता शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत मैंने लिमिटेड शब्द यहाँ पर देके रखे गए हैं जो वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्नों में आपको मिलते हैं और वर्तनी शुद्धि में भी अक्सर ये सवाल के रूप में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो इनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पूजनीय जैसा कोई शब्द नहीं होता, पूजनीय का जो शुद्ध रूप होगा वो या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। पूज्यास्पद नहीं होता, इसकी जगह पर क्या होता है, पूजास्पद। महत्वाकांक्षा की जगह महत्वाकांक्षा होता है, यहाँ पर आधा ता 2 बार आएगा, महत्वाकांक्षा। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इसमें अंतर है, महत्वाकांक्षा होगा, यहाँ पर ता में नहीं है, यहाँ पर है, लगाएंगे। राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक शब्द होता है। ऐसे व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, या में बड़ा की मात्रा होगी। वास्तविकता में का प्रयोग अशुद्ध है और इसकी जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए वस्तुतः या वास्तव में। ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित की जगह पर जो शुद्ध शब्द है वो लब्ध प्रतिष्ठ है। श्रृंगार की ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी सही है जो बनी है शा में नीचे वाला रा लगाने से, श्रृंगार। शुश्रूषा गलत है, सही जो शब्द है वो शुश्रूषा है, ये सही शब्द है। इनको अच्छी तरीके से लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करिए। इनको आप ऐसे पढ़ेंगे या याद करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होने की जगह बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वर्तनी के जो भी हैं वो आप वर्तनी को लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको लिखा है और लिखने से वो आपको दिमाग में परमानेंटली बैठ गया है। श्राप जैसा यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा श्राप और हितेच्छुक की जगह होगा सही शब्द हितेच्छुक। तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये आपको वर्तनी शुद्धि में भी काम आएंगे और साथ ही साथ वाक्य शुद्धि में भी। अक्सर वाक्यों में इनके गलत रूप का इस्तेमाल हो जाता है, पूरा वाक्य व्याकरणिक रूप से सही होगा लेकिन यहाँ पर इन वर्तनी के शब्दों की गलती की वजह से वहां पर हमें ये पहचानने में आसानी हो जाएगी, अगर हम जानते हैं कि इनका शुद्ध रूप क्या है, कि वाक्य सही है या गलत है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम वाक्यों को देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि वाक्यों में जो है हमारे पास आरोप प्री और मेंस दोनों में ही मल्टीपल जो चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर हमको केवल वाक्य को पहचानना होता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर गलती का प्रकार नहीं पकड़ना है कि पुनरुक्ति संबंधी गलती है या पदक्रम संबंधी गलती है, ये नहीं हमको पता करना है, ना तो आरोप प्री और मेंस में और ना ही पीसीएस मेंस में। ठीक है, तो अब ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है पीसीएस 2022 का ही है। मैंने बताया था आपको कि हम पैसेंजर ट्रेन की तरह यहाँ पर चलेंगे, हम बिल्कुल बुलेट ट्रेन नहीं बनेंगे। हम यहाँ पर एक एक वाक्य के एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है और हम जरा सा भी चूके तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम में हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त समय होता है, तो उस समय का सदुपयोग करिए और क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइए और मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करिए। आप ये ध्यान रखिए कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और जैसा मैं पिछले वीडियो में बताता चला आया हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी उस पर ध्यान देंगे और मेहनत कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो 60 में से 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। रटना नहीं है, चीजों को समझना है और समझ समझ कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, यानी कि 3 वाक्य अशुद्ध हैं। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है और सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नीचे से शुरुआत करते हैं। नीचे से अगर डी को देखें तो लिखा सरयू नदी का पाट। पाट का मतलब होता है नदी का किनारा या नदी का तट। तो पाट में अपने आप में इंक्लूडेड है कि नदी का किनारा है, तो यहाँ पर सरयू के में यहाँ पर जो नदी शब्द है इसका इस्तेमाल जो है वो गलत है। यहाँ पर इस वाक्य में अनावश्यक संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है। इसका जो शुद्ध शब्द हो, शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा सरयू का पाट बहुत लंबा है, क्योंकि पाट में अपने आप जो नदी है उसका जो अर्थ है वो समाहित है। तो सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है की जगह पर होगा जो सही वाक्य वो सरयू का पाट बहुत लंबा है, फिर से क्योंकि पाट में नदी शब्द अपने आप समाहित है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कक्षा जो है वो कैसी होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो ये जो है ये भी स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ऐसे ही जो बी है वो ये कह रहा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं यानी कि एक से अधिक लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये जो वाक्य का दूसरा हिस्सा है वह जा सकते हैं, मेरे यहाँ पर जो वह का इस्तेमाल है वो एक वचन के रूप में हुआ है, लेकिन जाने वाले लोग अधिक हैं, तो यहाँ पर वह की जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए वे जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो ये वाक्य भी अशुद्ध है, ये वाक्य भी अशुद्ध है और ये वाक्य भी अशुद्ध है। तो आप समझ गए होंगे कि बी, सी और डी में अशुद्धियां कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार की हैं, और उन वाक्यों का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए। जो ए ऑप्शन है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है और ये जो वाक्य है ये वाक्य शुद्ध है। तो ये शुद्ध है, बी, सी और डी ये गलत है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य है यानी कि बाकी जो 3 है वो अशुद्ध हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। ए से शुरुआत करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो पहली बात, नागरी नाम की कोई भाषा नहीं होती, नागरी एक लिपि है। तो ये अनावश्यक संज्ञा का या अनुपयुक्त संज्ञा का इस्तेमाल हो गया। अनुपयुक्त संज्ञा का यहाँ पर इस्तेमाल, मैं प्रकार बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको केवल समझने के लिए, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। भाषा की जगह यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए लिपि, क्योंकि नागरी या देवनागरी एक लिपि है, ये कोई भाषा नहीं है। तो इस वजह से ये ए है वो गलत हो गया। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सदृश होता है समान रूप से दिखने वाला, समान रूप से दिखने वाला। तो सत्यवादी एक गुण होता है, तो यहाँ पर सदृश का इस्तेमाल गलत हुआ है, यहाँ पर होगा समान। राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, उनके जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सदृश शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर गलत हुआ है। तो बी भी गलत है। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली गलत है, क्योंकि अगर हम पद्य देखें तो कोई भी पद्य होता है उसके 4 भाग माने जाते हैं व्याकरणिक रूप से, और हर भाग को एक चरण बोलते हैं, यानी कि 1/4 भाग क्या कहलाता है, चरण कहलाता है। तो ये भी एक चरण है, 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 यानी कि पहला भाग भी चरण है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो चौथे भाग को ही केवल चरण नहीं बोलते हैं, पद के 4 पार्ट किए जाते हैं और हर एक पार्ट को चरण बोलते हैं। तो ये सही होगा चौथा भाग नहीं बल्कि चौथाई भाग। पद्य का चौथाई भाग चरण कहलाता है, तो इसलिए सी गलत हो गया। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, सही है। नाम अनेक ग्रंथों की रचना की, पदक्रम के रूप से भी सही है, वचन और लिंग के रूप से भी सही है, कोई पुनरुक्ति की अशुद्धि नहीं है, कोई वर्तनी की अशुद्धि भी नहीं है। तो ये डी सही है। साथ ही साथ अगर ए और बी और सी तीनों गलत है तो जाहिर सी बात है उस तरीके से भी डी सही है। तो इनमें कौन से वाक्य गलत हैं, क्यों गलत हैं, सही रूप क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित वाक्यों से एक शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला वाक्य है चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें।
शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे और यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम देखें तो डी में वर्तनी की गलती हम लोग अभी देख के आए हैं, ये महत्वपूर्ण गलत लिखा है। महत्वपूर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर ताक के ऊपर छत बनाई जाएगी, तो ये वर्तनी की गलती है। शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी का मतलब होता है वो कर्मचारी जो शिक्षण के कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में लगे होते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, बाबू हो गया, प्यून हो गए। ये विद्यालय के वो कर्मचारी होते हैं जो शिक्षण का कार्य नहीं करते, तो इनको शिक्षणेतर कर्मचारी बोला जाता है। और इसको जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, शिक्षणेतर, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षणेतर, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये गलती है। तो यहां पर भी वर्तनी की गलती है, यहां पर भी वर्तनी की गलती थी, तो ये सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। हम लोग अभी देख क्या है कि उपरोक्त एक गलत शब्द होता है, इसकी जगह पर जो सही शब्द है वो क्या है, वो होता है उपर्युक्त। तो यहां पर भी वर्तनी की गलती है, तो ये वाक्य भी गलत हो गया। अब एक की अगर बात करें तो चार दीवारी, चार दीवारी शब्द नहीं होता, ये होता है चार दीवारी। तो यहां पर भी वर्तनी की अशुद्धि है, चार दीवारी वर्तनी की अशुद्धि है। तो इस तरीके से ए बी सी और डी ये सारे गलत हैं, क्योंकि सभी में वर्तनी की अशुद्धियां हैं, लेकिन आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो डी माना है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा है तो सब में वर्तनी की अशुद्धि है। महत्वपूर्ण की सही वर्तनी ये होती है महत्वपूर्ण। तो वैसे तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। आगे चलते हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। यहां पर अगर देखें तो यहाँ पर पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि का मतलब होता है अधिक पदत्व अशुद्धि, अधिक पद की अशुद्धि है। अधिक पद की अशुद्धि का मतलब होता है एक ही अर्थ वाले एक से अधिक शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग होता है तो उसको पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। यहाँ पर उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो दंड और सजा का एक ही मतलब है। शुद्ध वाक्य होना चाहिए उसे मृत्यु दंड मिला, ये शुद्ध वाक्य है। तो अब यहाँ पर अशुद्धि क्या है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्ध नहीं। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी अशुद्ध नहीं है। सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे यहाँ पर जो अशुद्धि हो गई वो कौन सी वाली हो गई, पुनरुक्ति संबंधी या अधिक पदत्व अशुद्धि हो गई। तो ये एक और चीज है जो क्लियर है कि किस प्रकार की अशुद्धि है और शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। शुद्ध वाक्य क्या है, पहला हम डी से शुरुआत करते हैं। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक होता है आयु और एक होता है अवस्था। जब हम किसी की संपूर्ण उम्र जीवन काल की बात करते हैं तो संपूर्ण जीवन काल के लिए आयु शब्द का इस्तेमाल होता है कि वह 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई या वह 80 वर्ष जिए, तो ये संपूर्ण जीवन की काल की बात हो रही है। और जब संपूर्ण जीवन काल की बात होगी तब आयु शब्द का इस्तेमाल होगा। और अगर हम किसी की आयु बता रहे हैं, संपूर्ण जीवन काल की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम अवस्था का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपकी आयु 40 वर्ष है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयु के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा अवस्था। तो शुद्ध शब्द इसका डी का होगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यानी कि ये गलत है। शुद्ध होगा आपकी अवस्था 40 वर्ष है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो जब भी प्राणी मात्र होगा तो समस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्राणी मात्र का कल्याण करो। प्राणी मात्र में समस्त प्राणी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए, समस्त शब्द को अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ए है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। जब भी ये शब्द मुक्त कंठ या मुक्त हस्त इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ से शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की अशुद्ध है, शुद्ध क्या होता, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की।
क्योंकि मुक्त कंठ या मुक्त हस्त शब्दों के साथ कभी भी से शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ए, सी और डी गलत है। जो सही वाक्य है वो ये है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। नीचे देखते हैं, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। गलत है, क्योंकि देश भर के साथ तमाम नहीं, तमाम भी मतलब पूरा, संपूर्ण, और देश भर में भी देश भर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास अधिक पदत्व हो गया। तमाम शब्द हटा देंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। देश भर में यह बात फैल गई शुद्ध वाक्य होगा, अभी अशुद्ध है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति के साथ कभी भी प्रकट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आपत्ति में अपने आप ही है कि आपत्ति जाहिर की जा रही है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की जगह पर शुद्ध वाक्य होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, तो यह भी अशुद्ध हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब किसी वाक्य में अलग अलग लिंग वाले एक से अधिक कर्ता का इस्तेमाल हो और वो एक वचन में हो और उन दोनों कर्ताओं के बीच में और शब्द आता है, तो जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं होगा, बल्कि होगा पानी पीते हैं। अक्सर क्या होगा कि जो अशुद्ध वाक्य होगा वो खुद ही आपको खटक जाएगा, क्योंकि हम भी हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं और हम हिंदी बोलते हैं। भले ही हमारी हिंदी कहीं कहीं अशुद्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इतनी ज्यादा अशुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। तो अक्सर जो अशुद्ध वाक्य होगा वो हमारे दिमाग में अपने आप अटक जाएगा, खटक जाएगा, और हम अक्सर पहचान लेंगे केवल पढ़ते हुए ही। लेकिन जरूरी ये है कि हम उसको धैर्य के साथ पढ़ें। तो बी, सी और डी गलत हो गए। ए सही है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अगला वाक्य है या प्रश्न है कि इनमें से भी एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है हमें। पहला है, मैं अनेकों बार विदेश गया। तो अनेकों जैसा शब्द नहीं होता, यहाँ पर अनेक शब्द होता है, अनेकों शब्द नहीं होता। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो ये चीज ध्यान रखें। अनेकों जहां पर भी लगा मिल जाए वो अपने आप गलत हो जाएगा, तो ए गलत है। हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य नापा नहीं जाता है, मूल्य आंका जाता है। तो यहां पर इसका शुद्ध वाक्य होगा, हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। नापा शब्द का गलत इस्तेमाल हो गया, अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उसकी जगह पर दूसरे शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। साथ ही साथ डी एक बार देख लेते हैं पहले। आप केवल इतना ही काम कर लीजिए या कर दीजिए। केवल शब्द जहां भी इस्तेमाल होगा तो उसके साथ कभी भी यही या ही शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो केवल के साथ ही का इस्तेमाल किया गया है, या अगर यही इस्तेमाल किया जाता, यानी कि यही शब्द का इस्तेमाल होता, तो भी ये गलत होता। इसका शुद्ध वाक्य होगा, या तो हम इसको ऐसे कहें कि आप केवल इतना काम कर दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा, या इसको ऐसे कह दें कि आप इतना ही काम कर दीजिए तो भी शुद्ध हो जाएगा। बेटर होगा इसको ऐसे कहा जाए कि आप केवल इतना काम कर दीजिए, तो वो ज्यादा शुद्ध वाक्य माना जाएगा। ए गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, अगला जो वाक्य है, सवाल है, वो ये है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अहल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। यहाँ अगर देखें तो डी बिल्कुल गलत है। यहाँ भी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। एक गुलाब की माला नहीं होती। माला तो कई फूलों से मिलकर जब बनती है, तो कई फूलों से मिलकर जो लड़ी बनती है उसको माला बोला जाता है। तो एक गुलाब की माला नहीं होती। यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। एक शब्द यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो सही वाक्य होगा वो होगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। गुलाब की एक माला खरीद लेना। एक गुलाब की नहीं होती है, एक माला होती है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी जो तीनों वाक्य हैं वो क्या है, शुद्ध हैं। ए, बी और सी तीनों शुद्ध हैं। डी अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध है, ये क्लियर हो गया होगा।
अगला जो है सवाल वो है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पर भी अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। स्पष्टीकरण में जो करण शब्द जुड़ा हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली अर्थ निकल के आता है करना। तो यहाँ पर जो ये जो द्वारा करना का इस्तेमाल हो गया ये गलत है। तो ये शुद्ध शुद्ध वाक्य होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है या इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ये तीनों ही वाक्य शुद्ध हैं। ये वाक्य अशुद्ध है। तो प्रश्नानुसार सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यानी कि 3 अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा। एक एक करके देखते हैं। डी को देखें तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। पैतृक नहीं होता है बल्कि होता है पैतृक। ये शुद्ध शब्द है और यहाँ पर पैतृक इस्तेमाल हुआ है, गलत वर्तनी इस्तेमाल हुई, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, वर्तनी की अशुद्धि है, अधीन शब्द नहीं होता, अधीन होता है। तो वर्तनी अशुद्धि से यह भी गलत हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर सही शब्द होगा निरपराध। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये भी अशुद्ध है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये शुद्ध वाक्य है और जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा यही होगा। अगर यहाँ पर बादशाह ने मुक्त हस्त से दान दिया होता, लिखा होता, से शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुक्त हस्त के साथ से शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाता, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं होता, जहां पर अनेकों आ गया वो वाक्य ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ये अनेकों शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ पर जो सही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था वो होना चाहिए था अनेक, भी सही है। नूपुर की वर्तनी अक्सर गलत दे दी जाती है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भी सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ये वाक्य भी सही है। ये वाक्य अशुद्ध है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, ये अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है सांसारिक। देखिए बोलने में ही क्या आता है सांसारिक, और यहाँ पर क्या लिखा है संसारिक, तो ये अशुद्ध है। सही शब्द होगा सांसारिक। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, व्याकरणिक रूप से तो यह सही है, लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्ध है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिपि की वर्तनी गलत है, होना चाहिए लिपि, पा में छोटी की मात्रा होगी, तो ये भी अशुद्ध हो गया। पहला तो अशुद्ध था ही। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, या में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी, तो यहाँ पर ही वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ये भी गलत हो गया। सही है बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये शुद्ध वाक्य है और यही हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है, शुद्ध है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, गलत है। रुपए जो है ये बहुवचन है, यहाँ पर होगा रुपया, 1 रुपया होता है, तो यहाँ पर रुपए की जगह रुपया शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, ये अशुद्ध है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये शुद्ध वाक्य है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहाँ पर जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, सही वाक्य होना चाहिए था पत्र किसके नाम लिखा गया। तो इसमें ये भी अशुद्ध है और सी भी अशुद्ध है, दोनों ही अशुद्ध हैं। यहाँ पर ये फ्रेमिंग की गड़बड़ी है आयोग की, यहाँ पर बी और सी दोनों ही अशुद्ध हैं, ये सवाल जरूर डिलीट हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो एक शुद्ध वाक्य होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें पहला, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बर्फ हमेशा ठंडी होती है,
और आग हमेशा गर्म होती है, तो ये जो शब्द हैं ये अनावश्यक रूप से प्रयोग हो गए हैं, यानी कि अनावश्यक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसलिए जो सही वाक्य होना चाहिए था वो होना चाहिए था व्याकरणिक रूप से कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ना कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक है, तो ये गलत है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ये वाक्य भी अशुद्ध है। की शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक करके सभी मर गए, यहाँ पर देखिए कर के साथ के का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इस के का मतलब भी क्या होता है, कर होता है। व्याकरणिक रूप से के का मतलब भी क्या होता है, कर होता है। तो अगर हम कर के साथ के का इस्तेमाल कर लेंगे तो कर और के दोनों ही दो बार कर का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये गलत है। ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये पूरी तरह से एक शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। एक चीज और यहाँ पर बी में, ये गलत तो है ही है, साथ ही साथ अगर हम स्वस्थ की वर्तनी देखें तो ये भी गलत है। स्वस्थ की वर्तनी होगी ये, जो या इस्तेमाल हुआ है ये गलत इस्तेमाल हुआ है, तो वर्तनी की भी यहाँ पर गलती है। अगला है पूज्यास्पद। पूज्यास्पद नहीं होता है। व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए या तो पूज्य शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे या पूजनीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पूज्यास्पद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर गलत शब्द का अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत हो गया। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, शुद्ध है। हिंदीतर का मतलब होता है हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं दक्षिण भारत के, ये इसका मतलब हो गया हिंदीतर, यानी कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलने वाले। सुरेखा सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, ये भी शुद्ध वाक्य है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी एक शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य है पहला ए, ये सही ऑप्शन है। पूज्यास्पद व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ पर व्यक्ति के लिए या तो पूज्य इस्तेमाल होगा या पूजनीय इस्तेमाल होगा, इसलिए ये ए जो है वो एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, यहाँ पर अशुद्ध क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, या हम इसको ऐसे बोले अनुपयुक्त क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिए, चरखा काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है, जबकि सूत काटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चरखा काटने की जगह चरखा चलाना चाहिए, तो ये अशुद्ध वाक्य है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मैंने कुछ देर पहले बताया था मुक्त हस्त और मुक्त कंठ जैसे शब्दों के साथ कभी भी से नहीं आएगा, तो इस से का इस्तेमाल होने की वजह से ये शब्द भी हो गया अशुद्ध, यानी कि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ पर नवयुवक में ऑटोमेटिकली तरुण का जो अर्थ है वो समाहित है, तो तरुण का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। यहाँ पर होना चाहिए हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नवयुवक वैसे भी तरुण ही होते हैं, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध है, और यही हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, और राम और श्याम से संबंधित चर्चा। ये वाक्य देखने से ये महसूस हो रहा है इन सभी वाक्यों को पढ़ने से कि जो चर्चा हो रही है वो राम और श्याम दोनों से संबंधित है। वैसे तो सभी वाक्य देखने में सही लगेंगे, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो ए है वो ये कह रहा है राम और श्याम संबंधी चर्चा, मतलब निकल के आ रहा है कि जो चर्चा है वो मुख्यतः किससे संबंध है, श्याम से संबंध है। तो इस आधार पर, इस अर्थ के आधार पर ये हो जाएगा गलत। बी है राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, यानी कि राम और श्याम ये एक तरीके से देखें तो दोनों को कवर कर रहा है, कि जो चर्चा है वो राम और श्याम दोनों से संबद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, शुद्ध वाक्य है, वो है बी। जो ए में समस्या है वही समस्या सी में भी है, वही समस्या डी में भी है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, संबंधित शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, संबद्ध चर्चा का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जो सही जो वाक्य है वो होगा राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, तो ये शुद्ध वाक्य है। मेंस 2017 का क्वेश्चन है,
बहुत लोगों से यह सवाल गलत हुआ था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, या मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो फिर से भाई रुपए नहीं होगा, रुपया होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो साधु की वर्तनी गलत है, सही वर्तनी होगी साधु। ए में भी वर्तनी की अशुद्धि है, कुआं नहीं होता है। जो ये चंद्र बिंदु होगा वो होगा बड़े आ के ऊपर। सही वाक्य है सी, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है। बचपन की पहेलियां हैं। आटा नहीं पिसाया जाता है, गेहूं पिसाया जाता है। तो नौकर गेहूं पिसाने जाता है, आटा पिसाने नहीं जाता है। तो ए गलत हो गया। बी में फिर से वही पदक्रम संबंधी अशुद्धि होगी। एक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, माला के पहले होगा। गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये शुद्ध होगा, अभी अशुद्ध है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। तो ज्वर कभी भी उत्कृष्ट नहीं होता, ज्वर हमेशा खराब होता है। चिकित्सा उत्कृष्ट होती है या सर्वोत्कृष्ट होती है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। सर्वोत्कृष्ट शब्द का इस्तेमाल ज्वर नहीं बल्कि चिकित्सा के पहले किया जाएगा। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसलिए ये भी वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, सही है, ये शुद्ध वाक्य है। तो सही ऑप्शन या विकल्प हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है और वह है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वैसे तो बहुवचन को दिखाते हैं लेकिन उपयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। इसमें से प्रत्येक हो गया, एक आध हो गया, ऐसे ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, हर एक, प्रत्येक का ही दूसरा रूप है हर एक, इसका इस्तेमाल भी एक वचन के रूप में होगा। तो यहाँ पर हर एक विद्यार्थियों बहुवचन आ गया, इसलिए गलत है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, अनेकों आ गया, इसलिए गलत है। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, यहाँ पर अनेकों आ गया, इसलिए भी गलत है। और बहुवचन आ गया, इससे भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक, एक आध और हर एक हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए जो ए है वो शुद्ध वाक्य होगा। ये दोनों ही तरीकों से शुद्ध है, यहाँ पर भी शुद्ध है और यहाँ पर भी शुद्ध है। इसके अलावा भी कोई व्याकरणिक या वर्तनी की अशुद्धि ए में नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन या विकल्प जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। आटा पिसवाने गया होता तो गलत होता, गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, इसलिए ये शुद्ध है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कोई भी और गलती नहीं है, इसलिए यह भी शुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। फिर से वही बार बार की गलतियां आयोग की, फिर से गलत दे दिया। एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। एक जो है वो मिठाई के पहले नहीं बल्कि दुकान के पहले आना चाहिए। एक मिठाई की दुकान नहीं होती है बल्कि मिठाई की एक दुकान होती है। डी, उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी सब सही है। हमारे पास अशुद्ध वाक्य हमको पहले ही मिल चुका है। सी अशुद्ध है, इसलिए सही ऑप्शन है हमारा सी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, केवल शब्द जहां पर भी इस्तेमाल होगा उसके साथ कभी भी ही और यही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर केवल के बाद यही आ गया, इसलिए ये जो है वो गलत हो गया। शुद्ध वाक्य होता इन दोनों में यही अंतर है। ए अगर देखें, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये शुद्ध होगा। या मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध होगा। तो ये भी अशुद्ध हो गया। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। भी यहाँ पर गलत प्रयोग हो गया है। शुद्ध वाक्य होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये भी अशुद्ध है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, व्याकरणिक रूप से, वर्तनी के रूप से, सभी तरीके से सी जो है वो शुद्ध है। और जब हम बाकी तीन को अशुद्ध पकड़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन मेथड से भी सी जो है वो सही हो गया। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है।
देखिए मैंने ही बताया कि बावजूद के साथ कभी भी शब्द नहीं आएगा। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो पहली बात तो भी की वजह से भी ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है। और भूलें जो शब्द है वो भी गलत है बहुवचन में, यहाँ पर भूल की जगह पर भूलें का इस्तेमाल होना चाहिए, तो उस वजह से ये भी गलत है और ये भी गलत है। और वैसे भी से अपने आप ही ये गलत हो गया। सही ऑप्शन जो है वो डी है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये क्यों गलत है? तो एक कॉमन गलती तो ये है कि बावजूद के बाद भी का इस्तेमाल किया गया है। बावजूद के बाद कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें और इसमें वचन की अशुद्धि भी है। भूल की जगह पर भूलें होना चाहिए, गलतियां होती हैं हिंदी लिखने में, जो कि डी में ऐसी कोई भी भूल या गलती नहीं है, इसलिए डी जो है वो वाक्य शुद्ध है और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। एक वाक्य अशुद्ध होगा जो आप बिल्कुल देख के समझ गए होंगे। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? बी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि क्या होती है? अधिक पदत्व अशुद्धि है। अब ये क्या होता है? मैंने बताया था कुछ देर पहले कि वो चीजें या वो वाक्य जहां पर एक ही अर्थ वाले एक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर पुनरुक्ति या अधिक पदत्व अशुद्धि होती है। यहाँ पर वर्तमान और मौजूदा ये अलग अलग भाषाओं के शब्द जरूर हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों में से एक वाक्य को हटाना पड़ेगा। हम मौजूदा को हटा देंगे तो सही वाक्य होगा देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, या देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो सही विकल्प बी है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। निर्दयी कोई शब्द नहीं होता, इसकी जगह पर निर्दय होना चाहिए, तो ये शुद्ध होता, ये अशुद्ध हो गया। एकत्रित भीड़, भीड़ का मतलब ही होता है कि लोग एक जगह पर एकत्र हैं, तो यहाँ पर ये अनावश्यक शब्द इस्तेमाल हो गया। भीड़ में एकत्र होना ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, पहले से ही शामिल है, इसलिए यहाँ पर एकत्रित शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सही वाक्य होना चाहिए था भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो ये भी अशुद्ध हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध है। चरखा काटना लिखा होता तो अशुद्ध हो जाता। और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। करके मैंने बताया था, कर के साथ कभी भी के का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि के का मतलब भी क्या होता है? कर। ठीक है। तो एक एक कर कर सुनने में ही कितना अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति संबंधी अधिक पदत्व अशुद्धि है और ये वाक्य भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है अपना सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, विकल्प हो जाएगा सी। एक वाक्य इसमें भी शुद्ध हमको देखना है, यानी कि तीन वाक्य अशुद्ध होंगे। बी हमको साफ साफ दिख रहा है, निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसकी जगह पर शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था निरपराध, इसलिए गलत हो गया। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगना तो शब्द होता ही है, नृत्यांगना बना है किससे? नृत्य प्लस अंगना से। अंगना का मतलब होता है स्त्री, लेकिन नृत्यांगन नाम का कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पर इस्तेमाल होगा नर्तक, यानी कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना या नर्तकी हैं, उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है, इसलिए ये शब्द गलत हो, वाक्य गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। उसके पहले ए को देख लेते हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान, उपादान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उपादान का मतलब होता है वह वस्तु जिसका प्रयोग अन्य वस्तु के बनाने में या उत्पादन में किया जाए। जैसे खोए का उपादान दूध है, छेने का उपादान दूध है, ठीक है। ऐसे ही दूध से दही बनता है, तो ये दूध जो है वो दही का उपादान है। ऐसे ही दही जो है वो लस्सी का उपादान है, क्योंकि वो अपना रूप बदलकर लस्सी बन जाता है। लेकिन हल जो है वो उपादान नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह होना चाहिए साधन, मीन्स।
खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो हिंदी में थोड़े से शब्दों के मतलब भी पता होने चाहिए, जिससे कि हमको और आसानी होती है। लेकिन ऐसे जो क्लिष्ट शब्द हैं वो अधिकांश नहीं पूछे जाते, कभी कभी ही आते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है और मैं सपरिवार सानंदित। बी में बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बाजार की बंदी होती है। तो बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, ये है, तो ये अशुद्ध है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वैधव्यता, जाहिर सी बात है, विधवा कौन होगी, स्त्री ही होगी। तो वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही में स्त्री शब्द का जो प्रयोग है वो गलत है। ये अतिरिक्त शब्द का प्रयोग हो गया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक शब्द का अनावश्यक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। शुद्ध होना चाहिए वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ये भी अशुद्ध है। मैं सपरिवार सानंदित हूं, सानंदित नहीं होगा, आनंदित होगा। मैं सपरिवार आनंदित हूं, तो ये भी अशुद्ध हो गया। ये सही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। लंबा वाक्य है, अक्सर कंफ्यूजन में हम इसी में ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है अगर हम बाकियों को भी देखें तो। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आप एक चीज देखें, हम लोगों ने अभी तक 30-35 क्वेश्चंस देखे और सब में लगभग एक जैसे ही सवाल, एक जैसे ही गलतियां रिपीट हो के आ रही हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो इस टॉपिक में भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बात वही ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर जब सॉल्व करना है तो पैसेंजर ट्रेन की तरह चलना है, बुलेट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं बनना है। हमको भागना नहीं है, समझ समझ के करना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद यही है कि आप जो मेहनत है उस मेहनत का फल पाएं और 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो सिक्योर करें। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आरओ हो, पीसीएस मेंस में भी 100% एक्यूरेसी के साथ करें, क्योंकि जब एक नंबर या फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से रिजल्ट रुकता है तो उसका दुख बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर गलतियां ना करें, और बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये, बहुत आसान है सामान्य हिंदी, और आसानी से इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो अगर हम नीचे से शुरू करें तो डी में फिर से वही पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। मैंने बताया था स्पष्टीकरण में करना जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो इस करण में शामिल है, तो ये करना शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये अशुद्ध है। मेरे वेतन का अधिकांश, तो ये अधिकांश जो बना है वो अधिक और अंश से बना है, यहाँ पर गुण संधि का इस्तेमाल हुआ और इससे बना अधिकांश, यानी कि अधिकांश में ये अंश, जिसका अर्थ क्या होता है, भाग या हिस्सा, वो पहले से शामिल है। जब अधिकांश में भाग या हिस्सा का जो अर्थ है वो पहले से शामिल है, तो भाग का इस्तेमाल क्यों करना, नहीं करेंगे, और यहाँ पर किया गया इसलिए ये अशुद्ध हो गया। इसी तरीके से अच्छा सद्भाव रखना चाहिए, तो सद्भाव में जो सद है इसका अर्थ ही होता है अच्छा, तो यहाँ पर फिर से पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, अच्छा का इस्तेमाल नहीं होगा। या तो इसको ऐसे कर लें, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा भाव रखना चाहिए, रखना हमारा कर्तव्य है, या अगर सद्भाव शब्द का है इस्तेमाल करना है तो अच्छा को हटा दो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर नहीं हटाया गया है इसलिए ये हो गया अशुद्ध। अब जब बाकी तीन अशुद्ध हैं तो जाहिर सी बात है पहला क्या हो जाएगा, अशुद्ध। लेकिन फिर भी देख लें, हमारा जो आयोग है वो इंटरनेशनल है, कभी कभी चारों भी गलत दे देता है, ऐसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन में देखा था, सब में वर्तनी की अशुद्धियां थी। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो ये सही है, कोई गलती नहीं है, तो ए सही है। अगला जो है, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापण, चोर कोई हीरो नहीं है जिनका पर्दापण होगा, ठीक है, चोर या तो घर में घुसते हैं या चोर आते हैं। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया, या तो अच्छा हुआ कि चोरों के आते ही मैं जाग गया, पर्दापण शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो ये भी कैसा है, ये भी अशुद्ध है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, असंख्य का मतलब बहुत ज्यादा, तो एक कक्ष में बहुत ज्यादा असंख्य तो आ ही नहीं सकते,
ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाएगी ना। तो असंख्य शब्द नहीं, कच्छ में जनसमूह उपस्थित था, ये सही होगा। फिलहाल असंख्य शब्द है तो इसलिए ये हो गया अशुद्ध। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था सुंदरतम अपने आप में उत्तमावस्था को दिखा रहा है। इसमें जो तम शब्द है ये अपने आप में सबसे शब्द को अपने अंदर समाहित किए हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इस चीज को मैंने और बेटर तरीके से विशेषण वाली क्लास में डिस्कस किया है, जहाँ पर विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को मैंने बताया है। मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको जाकर इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पर भी मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन पे। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, सॉरी ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। जो बी है वो सही है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 वाक्य शुद्ध हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया और छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो अर्पित और प्रधान, ये 2 शब्दों को ध्यान से समझ लें। प्रदान, जब छोटे बड़ों को कुछ देते हैं तो अर्पित करते हैं, और जब बड़े छोटों को कुछ देते हैं तो वो प्रदान करते हैं। अब ये बड़ा और छोटे का संबंध उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, पद के हिसाब से भी हो सकता है, सम्मान के हिसाब से भी हो सकता है। तो पद, आयु, सम्मान के हिसाब से अगर कोई बड़ा कुछ छोटे को दे रहा है तो वहां पर प्रदान शब्द का इस्तेमाल होगा, और अगर छोटा बड़ों को दे रहा है तो वहां पर अर्पित शब्द का इस्तेमाल होगा। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये शुद्ध है। छोटे बड़ों को दे रहे हैं, शुद्ध है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी शुद्ध है, देवी हैं वो। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, रानी है बुद्ध से सम्मान में और उसमें बहुत छोटी हैं, तो यहाँ पर ये भी शुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, नहीं भाई, छात्र प्रदान नहीं करेंगे पंडित नेहरू को, छात्र पंडित नेहरू को अर्पित करेंगे। तो इसलिए ये जो डी है वो हो गया अशुद्ध। क्यों हो गया? अर्पित और प्रदान का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? अगर ये हमको पता है तो हम इन तीनों को पहचान लेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और इस बारे में बात की है इसके जो कंसेप्चुअल वीडियो था इसके पहले वाला, उसमें। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो बी, सी और डी तो पढ़ने में सही लग रहे हैं। तूफान में नहीं पड़ते हैं, मरते हैं, तूफान की वजह से मरते हैं, तूफान के आने के कारण मरते हैं। तो यहाँ पर कारण शब्द है, कारण से मर रहे हैं, तो यहाँ पर तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, तूफान में सैकड़ों लोग नहीं मरेंगे। तो में की जगह पर से शब्द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि तूफान की वजह से मरेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है और मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। रिपीट है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लोगों ने देखे हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, एक का जो प्रयोग है वो गलत जगह पर हुआ है, इसका प्रयोग दुकान के पहले होना चाहिए। सही वाक्य होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, जो कि दिया हुआ है डी विकल्प में। तो सही जो विकल्प है वो डी है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है। और बाकी सब में देखिए एक का जो स्थान है वो गलत है, तो बाकी जो तीनों हैं वो अशुद्ध है। यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं होता, और जहां पर भी अनेकों इस्तेमाल हो जाए आप समझ लीजिए कि वो वाक्य 100% गलत है। तो ए में भी अनेकों इस्तेमाल हुआ है, ये भी अशुद्ध हो गया, बी में भी अशुद्ध हो गया, सी में भी अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य है डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम। तो यहाँ पर सही विकल्प है डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, भौरे भिनभिना रहे हैं, भिनभिनाती मक्खियां हैं। भौरे गुंजन करते हैं या गुंजान करते हैं, गुंजार करते हैं या गुंजन करते हैं। और यहाँ पर
जो भंवरे हैं वो फूलों के ऊपर बैठ के गुंजार करते हैं। तो यहाँ पर जब चीजें एक दूसरे से स्पर्श हो रही होती हैं तो पर का इस्तेमाल होता है, और जब स्पर्श नहीं हो रही होती हैं तो ऊपर का इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि भंवरे भिनभिनाते नहीं है इसलिए ये ए गलत हो गया, साथ ही साथ डी भी गलत हो गया। दूसरी बात, फूलों पर बैठ के भौरे गुंजार करते हैं, स्पर्श होता है इसलिए फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। सी अशुद्ध वाक्य होगा। पर का प्रयोग कब होगा, ऊपर का प्रयोग कब होगा, पिछले वीडियो में बताया है। पर का उपयोग होगा जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श कर रही हो या सामान्य ऊंचाई हो। ऊपर का इस्तेमाल होता है जब चीजें स्पर्श ना कर रही हो या विशिष्ट ऊंचाई हो। तो अगर फूलों के ऊपर उड़ के भी गुंजार कर रहे हो तो वो सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, विशिष्ट ऊंचाई पर नहीं, बहुत ऊपर नहीं उड़ रहे होते हैं। इसलिए दोनों ही अवस्था में अगर वो फूलों के ऊपर बैठे हैं तो भी पर, और फूलों के ऊपर उड़ रहे हैं, फूलों पर उड़ रहे हैं तो भी पर शब्द का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ऊंचाई है। तो देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। हम बोले भले ही किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, बोलचाल की भाषा डेवलप हो जाती है, उसमें अक्सर हम व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल नहीं करते, और हम जो भी सहूलियत हमको महसूस होती है उस तरीके से हम बोलते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो हमको व्याकरणिक रूप से जो सही है उसको लगाना पड़ेगा। तो हम बोल तो ऐसे भी सकते हैं सामान्य भाषा में कि फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, लेकिन वो व्याकरणिक रूप से गलत है। व्याकरणिक रूप से सही क्या होगा, देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो पर शब्द का इस्तेमाल होगा, ऊपर का इस्तेमाल नहीं होगा। भिनभिनाते नहीं है, गुंजार करते हैं या गुंजन करते हैं, इसलिए बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शंका का निवारण होता है और समस्या का समाधान होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ व्याकरणों ने शंका का समाधान शब्द भी इस्तेमाल किया है। तो वैसे इसका जो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा उसकी शंका का निवारण हो गया है, तो ए सही है, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कहीं कहीं कुछ व्याकरणों ने ये भी कहा है कि समाधान शब्द का इस्तेमाल भी शंका के लिए किया जा सकता है, इसलिए जो सी है वो भी सही है। लेकिन हम तो एक ही लगाएंगे, तो अगर इस तरीके का सवाल आए तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगा, वो ए होगा। अगर ए नहीं है, निवारण शब्द नहीं है, तभी हम समाधान शब्द की तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए और सी दोनों है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ए और सी दोनों ही सही है। लेकिन लगाने की बात की जाए तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा यहाँ पर इस सवाल में आपका प्रेफरेंस ए होना चाहिए था। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, इसमें कोई भी गलती कहीं भी नहीं लग रही है, ये शुद्ध वाक्य है। वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है, ये भी शुद्ध वाक्य है। गांधी का या गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध हो गया ए। अब इसमें अशुद्धि क्या है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, लिंग की अशुद्धि है। काशी नगरी है, तो नगरी स्त्रीलिंग हो गया, इस्तेमाल होना चाहिए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। अगर रही होता तो यह शुद्ध होता, रहा है कर दिया, लिंग की गलती कर दी, इसलिए ये हो गया अशुद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। विहीन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, वे सब दोषों से हीन है। तो दोष कोई ऐसी चीज नहीं है जो जरूरी है होना, हीन का मतलब है कि होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, सभी के साथ कभी भी ही का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये शुद्ध वाक्य है। विहीन का प्रयोग गलत। हीन ऐसी चीज जो होनी चाहिए लेकिन है नहीं, संपत्तिहीन, संपत्ति होनी चाहिए है नहीं, तो संपत्ति से हीन हो गए। गुण होने चाहिए लेकिन गुण नहीं है, तो गुण से हीन हो गए। लेकिन दोष ऐसी चीज नहीं है जो हो, इसलिए यहाँ पर हीन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सभी के साथ ही शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये भी गलत है। शुद्ध वाक्य है सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता।
बी है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। तो कोई भी लिक्विड होगा वो किसी भी बर्तन में अगर भरा हुआ है तो ठसाठस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि होगा लबालब। ठसाठस द्रव्य के अलावा दूसरी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, तो द्रव्य के लिए, लिक्विड चीजों के लिए लबालब। तो ये वाक्य गलत हो गया क्योंकि गलत अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो केवल और मात्र ये दोनों समानार्थी हैं, एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो गया। अगर इनमें से एक को हटा दिया जाए, या तो केवल हटा दें या मात्र हटा दें, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा शुद्ध बोल सकते हैं कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत पर्याप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ये दो शब्द समान अर्थ के प्रयुक्त हुए, इसलिए ये जो वाक्य है वो गलत हो गया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, ऊपर नहीं पर, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। आतंकवाद के ऊपर नहीं बल्कि आतंकवाद पर निबंध लिखा जाता है। तो बी, सी और डी गलत हो गया। ए जो वाक्य है वो पूरा का पूरा सही है, और इसमें कोई भी ना तो वर्तनी की अशुद्धि है, ना पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, ना पुनरुक्ति अशुद्धि है, ना ही लिंग की, ना वचन की और ना कारक की, इसलिए जो वाक्य ए है वो पूरी तरीके से शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो बी में कोई कमी नहीं है, चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह भी शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। डी भी शुद्ध वाक्य है। वह दंड देने के योग्य है। तो योग्यता वह चीज होती है जो अर्जित की जाती है, और यहाँ पर जो दंड देना है वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं होता है जिसको अर्जित किया जाए, इसलिए ये जो वाक्य है ये अनुपयुक्त शब्द की वजह से अशुद्ध हो जाता है। वह दंड देने के योग्य नहीं होगा बल्कि वह दंड का पात्र है। दंड का पात्र होता है। दंड के साथ हमेशा जो शब्द लगेगा वो क्या लगेगा? पात्र लगेगा। दंड के साथ कभी भी योग्य शब्द नहीं लगेगा। तो दंड का पात्र होता है, दंड का योग्य नहीं होता है, इसलिए ये जो वाक्य है ये वाक्य अशुद्ध है, और यही हमारे प्रश्न का सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यानी कि एक शुद्ध होगा, तीन अशुद्ध होंगे। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, और मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें अगर देखें तो सारी और भर ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगर हम सारी रात बोले या रात भर बोले तो दोनों का ही समान अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर या तो सारी इस्तेमाल हो या तो भर इस्तेमाल हो, दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए वाक्य हो गया अशुद्ध। या तो इस वाक्य को ऐसे बोले कि मैं सारी रात जागता रहा, या मैं रात भर जागता रहा, तभी ये शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर दो है इसलिए गलत। मैं पूरी रात भर जागता रहा, यहाँ पर भी सेम मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये भी अशुद्ध हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, उसके पहले डी देख लेते हैं। मैं पूरी रात में जागता रहा, में शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। सही सही जो वाक्य है वो है मैं सारी रात जागता रहा, ये है शुद्ध वाक्य, और यही इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। प्राण, यहाँ पर देखिए सभी में प्राण है। प्राण एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होगा। प्राण हो गया, दर्शन हो गए, ठीक है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर ये शब्द हैं तो ये शब्द हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होंगे। तो नीचे से देखते हैं, उसका प्राण खत्म हो गया। अगर प्राण बहुवचन में इस्तेमाल होता है तो जो क्रिया होगी वो क्रिया भी बहुवचन में इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर यहाँ एक वचन में इस्तेमाल हो रही, इसलिए ये गलत है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। सही होता उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राण निकल गया। यहाँ पर भी एक वचन में इस्तेमाल हो रहा है तो ये अशुद्ध हो गया। उसके प्राण निकल गए, ये एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर प्राण जो शब्द है उसको बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल किया गया, और उसी के अनुरूप यहाँ पर क्रिया और कर्ता वगैरह को भी रखा गया, इसलिए शुद्ध वाक्य और सही विकल्प है ए। यहाँ पर एक वाक्य शुद्ध है, तीन वाक्य अशुद्ध होंगे। भोजन बहुत गरिष्ठ था। गरिष्ठ का जो सही, वैसे गरिष्ठ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो उसका सही शुद्ध रूप है वो होता है गरिष्ठ, था इस्तेमाल होता है, लेकिन इस हिसाब से ये वाक्य गलत हो गया। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। कृति का हम ओमिट कर सकते हैं, और इसलिए ये गलत है। आप तो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान यहाँ पर गलत शब्द है, यहाँ पर होना चाहिए अंतर धान।
ठीक है, इसलिए ये वर्तनी की अशुद्धि की वजह से गलत हो गया। उसने मिष्टान्न खरीदा। मिष्टान हमको दो तरीके से लिखा मिलता है, एक था मिष्ठान्न और एक लिखा मिलता है मिष्टान्न। जहां पर टा का इस्तेमाल होता है और ठा का, ये गलत है। और ये जहां पर टा इस्तेमाल होता है वो सही है, क्योंकि मिष्ट से बना है मिष्टान्न। तो ये सही है, ए शुद्ध वाक्य है, वर्तनी की शुद्धियां हैं इसमें। और बी और सी और डी में, इसलिए ए यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है, वर्तनी की अभी शुद्धि नहीं है और व्याकरणिक अशुद्धि भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि सबके अंत में ये चिन्ह लगा होना चाहिए, वो नहीं है। खैर, क्योंकि सब में नहीं, इसलिए उसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, उसके साथ कभी भी ने का इस्तेमाल नहीं होगा। ये वीडियो में बताया है मैंने, यहाँ पर होगा उसे। तो अगर उसे होता तो ये शुद्ध होता। हम तो आपको बता दिए थे, यहाँ पर होता है हमने आपको बता दिया था, तो ये शुद्ध होता। ये अशुद्ध है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, गुरु पर श्रद्धा होती है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, और सही विकल्प है ए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। देखिए, देखने में पढ़ने में हमको अक्सर लगता है कि पहला वाला सही होगा, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग है और उसके आधार पर ये होती होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के वाक्य में ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है और ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं। यहाँ पर ये जो होती या जाती है, इसका इस्तेमाल जो जो लिंग होगा वो यहाँ पर धन के लिंग पर निर्धारित होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होती नहीं है, धन के बारे में बात हो रही है कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है, गलत है। सही होगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि धन पुल्लिंग होता है और इसके आधार पर यहाँ पर ये जो क्रिया है इसका निर्धारण किया जाएगा लिंग का। ऐसे यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये दोनों ही गलत हैं। विद्या के आधार पर निर्धारण नहीं होगा लिंग का, बल्कि धन के आधार पर लिंग निर्धारण होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। वर्तनी की अशुद्धि है, अहिल्या गलत शब्द है, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, इसलिए ये गलत है। राजीव निरपराधी है, निरपराधी भी गलत शब्द है, सही शब्द होगा निरपराध, तो ये भी गलत हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, संवाद नहीं होता है। संवाद शुद्ध है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये शुद्ध है, और यही इस विकल्प इसका सही विकल्प होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, नीचे शुरू करते हैं। ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है, गन्ना पुल्लिंग होता है, ये भी पुल्लिंग में होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ताजा गन्ने का रस यहाँ पर बिकता है, देखिए गन्ना ताजा नहीं होता, रस ताजा होता है, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। अगर ये ताजा शब्द यहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया जाए तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। गन्ने का ताजा रस यहाँ पर बिकता है, शुद्ध वाक्य होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है। और यहाँ पर देखें ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, जो पदक्रम संबंधी जो अशुद्धि थी वो ठीक कर ली गई है, इसलिए ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि थी यहाँ पर। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, जो होश है, जैसे मैंने भी बताया था, प्राण, होश, दर्शन, ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होंगे। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया अशुद्ध है, और क्योंकि होश बहुवचन में इस्तेमाल होगा, इसलिए सही शब्द जो वाक्य होगा वो होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये सही होगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो डी विकल्प है वो शुद्ध है, और यही सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी जो ऑप्शन है वो गलत। संपूर्ण देश भर, देश भर में और संपूर्ण ये दोनों ही पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। देश भर भी सारा देश शामिल होता है, संपूर्ण का मतलब भी, यानी कि संपूर्ण देश का मतलब भी सारा देश होता है, और ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका अर्थ समान बन रहा है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया।
पहला, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, यह शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए ये भी यह लगने की वजह से अशुद्ध वाक्य है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, सलाह ली जाती है या सलाह दी जाती है? तो अगर यहाँ पर होता भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली तो सही होता है, क्योंकि सलाह या तो ली जाती है या तो दी जाती है। यहाँ पर ये गलत है, शुद्ध होता भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली, इसलिए यह शुद्ध हो गया। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर मतलब होता है पत्र का उत्तर, तो यहाँ पर पत्र का उत्तर शीघ्र देने की रिक्वेस्ट की जा रही है, विनती की जा रही है, और ये बिल्कुल व्याकरणिक और वर्तनी रूप से सही है, इसलिए ये शुद्ध वाक्य है और ये सही विकल्प होगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, और नीचे 4 शब्द दिए हैं, उनका हमको इस्तेमाल करके इस वाक्य को पूरा करना है और उपयुक्त वाक्य छाटना होगा। यहाँ पर महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्तता, निर्लिप्तता, निष्कपटता या निपटता पाई जाती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ये इस्तेमाल होगा। निर्लिप्त का मतलब होता है वहां पर उनमें उनके प्रति कोई भी लगाव नहीं होता है, कोई भी आसक्ति नहीं होती है, तो इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति उनमें निर्लिप्तता पाई जाती है। ए सही शब्द है जो यहाँ पर डाला जाना चाहिए, उपयुक्त शब्द ए होगा, निर्लिप्तता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, ये बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है पढ़ने में ही, इसलिए गलत है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, गलत है। रेखा भोजन कर ली, गलत है। रेखा ने भोजन किया है, ये शुद्ध है। यहाँ पर कुछ देखिए सिंपल सी चीज है, आपको कभी कभी वाक्य पढ़ने में भी अटपटा लग जाता है, अगर अटपटा लग रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई अशुद्धि है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है। आंखों से देखी के लिए एक शब्द होता है आंखों देखी, तो आंखों देखी का इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। तो यह आंखों से देखी घटना है, क्योंकि हम आंखों से ही देखते हैं, किसी और अंग से तो देखते नहीं, इसलिए से गलत इस्तेमाल हुआ है, अशुद्ध हो गया। या आंखों द्वारा देखी घटना है, ये भी गलत है, आंखों से ही तो देखा जाता है, तो ये तीनों गलत हो गया। सही है यह आंखों देखी घटना है, शुद्ध वाक्य है बी, यह आंखों देखी घटना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। अगर कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी और दैवीय बुद्धि थी। बुद्धि विलक्षण होती है, विचित्र, अलौकिक और दैवीय नहीं होती, इसलिए ये तीनों गलत हैं। विलक्षण बुद्धि थी, ये शुद्ध वाक्य है, सही शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इसलिए ए सही विकल्प होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। पहली बात तो दिन में चंद्रमा की शोभा नहीं देख सकते, इसलिए गलत है, यहाँ पर भी गलत है। और अगर डी देखें शरत काल के दिनों में, फिर से ये भी गलत है। सी सही होगा, शरत काल में चंद्रमा की देखा शोभा देखने योग्य होती है। मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे इसको कि ये क्यों ए बी और डी गलत है और सी क्यों सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है। दही, दही पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ जो क्रिया वगैरह जुड़ रही हैं वो भी पुल्लिंग होनी चाहिए। जो वाक्य है दही खट्टी है, गलत है। दही खटाई है, गलत है। दही खटास है, गलत है। दही खट्टा है, ये शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। पत्र पुल्लिंग होता है, पत्र लिखा जाता है, लिखना होता है, तो ये गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है, तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि प्रत्येक, एक आध, हर एक, और ऐसे ही कुछ और शब्द जिनका इस्तेमाल के हमेशा एक वचन के रूप में होता है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए गलत है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए एक वचन प्रयुक्त किया जाता है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये तीनों वाक्य बी और सी और डी पूरी तरीके से शुद्ध हैं। पहला ही वाक्य अशुद्ध था, और ये क्यों अशुद्ध था हम लोगों ने देखा, तो सही विकल्प होगा ए।
सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सबसे सही शब्द का इस्तेमाल किया गया। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए सही नहीं है, सजा किसी अपराध के लिए मिलती है। अगर अपराध किया है तभी सजा मिलनी चाहिए, दुष्टता, अशिष्टता, शत्रुता के लिए सजा नहीं होती है। यहाँ पर सही शब्द है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य हो गया बी, सुसंगत शब्द, यानी कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है। वैसे अगर ये बी ना होता और ए होता तो ए, सी और डी भी कुछ हद तक सही है, अशिष्टता के लिए भी सजा दी जा सकती है, लेकिन सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो है सजा अपराधी को जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त बोला है, सर्वाधिक उपयुक्त बी ही होगा, बी यानी कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहली बात तो गुरु की सही जो वर्तनी है वो होनी चाहिए। दो तरीके से लिखा लिखा मिलता है हमको, गुरु और गुरु। मात्राओं में अंतर है, ये जो मात्रा है ये छोटे ऊ की है और ये जो मात्रा है ये बड़े ऊ की है, ये ऊ की मात्रा है, तो हम गुरु होते हैं, गुरु नहीं होते। तो यहाँ पर पहली बात तो ये वर्तनी होगी तो सही होगा, यहाँ पर वर्तनी ही गलत है, गुरु आ रहे हैं तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ही वर्तनी की अशुद्धि है, गलत हो गया। ये दोनों में वर्तनी सही है, लेकिन गुरु जो है वो बड़े होते हैं, सम्मानित होते हैं, इसलिए उनके लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। गुरु आ रहा है ये गलत हो गया, सम्माननीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। जो सी है वो शुद्ध वाक्य है। अगला है शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। वह गरीब आदमी था। देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। वह गरीब आदमी था, आदमी गरीब होता है, गरीब तो पहले से ही आदमी है ना, समझिएगा, आदमी गरीब होता है, गरीब जो है वो पहले से ही आदमी है, ठीक है ना। जो लगता है मैं समझा पा रहा हूं आपको। तो वह गरीब आदमी था, आदमी ही होगा, कोई और तो होगा नहीं, तो शब्दानुक्रम गलत है। गरीब शब्द का इस्तेमाल आदमी के बाद होना चाहिए, वह आदमी गरीब था, आदमी अमीर और गरीब होता है, तो ये गलत है। था वह गरीब आदमी, ये तो बिल्कुल ही महा बेकार है। वह आदमी गरीब था, ये शुद्ध है। और था गरीब वह आदमी, ठीक है, तो घटिया था ये बिल्कुल। और शुद्ध है वह आदमी गरीब था, सी शुद्ध है शब्दानुक्रम के अनुसार, तो सी सही विकल्प है। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका। शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, या समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ये गलत शब्द आ रहा है, विख्यात पूर्ण नहीं होगा, केवल विख्यात शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ये पूर्ण गलत इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया अशुद्ध। आपको भूमि भवन वाहन का, तीन चीजें हैं, बहुवचन होगा, भूमि भवन वाहन के अनुभव सुख की प्राप्ति होगी, अशुद्ध वाक्य। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, फिर से पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, पूरे देश भर में, या तो देश भर बोल लो या तो पूरे देश बोल लो, दोनों चीजें नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इसका शुद्ध हो सकता है यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, या इसको ऐसे कर लें, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया। और शुद्ध वाक्य है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो सही ऑप्शन है डी। कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यहाँ पर अगर देखें तो जो पहला है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, इसमें वाक्य में वैसे तो सामान्य तरीके से अगर पढ़ा जाए तो हमको लगेगा कि कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तक शब्द को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये अटपटा इस्तेमाल हुआ है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ये शुद्ध वाक्य होता। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, वापस और लौटना दोनों समानार्थी हैं, एक ही अर्थ के दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। वापस शब्द को हटा दें, यानी कि इनमें से एक को हटा दें तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गईं, ये शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर गलती है, इसलिए ये अशुद्ध है, तो ए भी अशुद्ध है, बी भी अशुद्ध है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, या शिकारी की गोली से शेर बच निकला, ये होता तो ये शुद्ध होता, लेकिन ये अशुद्ध है।
उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यह एक शुद्ध वाक्य है, इसमें ना तो वर्तनी की अशुद्धि है ना ही कोई व्याकरणिक अशुद्धि है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो है ऊंटों का डैश जा रहा है और रिक्त स्थान में हमको उपर्युक्त और शुद्ध शब्द को लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए हुए हैं, कारवां, जत्था, काफिला और बेड़ा। तो एक एक पहली बात समझ लेते हैं। कारवां क्या होता है? जनरली अगर देखा जाए तो पैदल यात्रियों का जो समूह जा रहा होता है, पैदल यात्रियों का जो समूह होता है उसको कारवां बोला जाता है। जत्था, जत्था का मतलब होता है किसी उद्देश्य से जाने वाला समूह जत्था कहलाता है। बेड़ा होता है बेसिकली नावों का। तो यहाँ पर कारवां, जत्था और बेड़ा शब्द नहीं आएगा, काफिला आएगा, ऊंटों का काफिला जा रहा है। तो ये सही शब्द है जो यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, ऊंटों का काफिला जा रहा है। ये शब्द आप जान जाएंगे जब आप अनेक शब्दों से एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये शब्द आप वहां पर जान जाएंगे और जब वो कर लेंगे तो इस तरीके के सवालों को भी करना आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनादिकाल चेष्टा है। तो हमको किसी भी वाक्य शुद्धि में दो चीजें देखनी होती है कि व्याकरणिक दृष्टि से सही है या नहीं है और वर्तनी की दृष्टि से सही है या नहीं है, और कभी कभी दोनों गलतियां हो जाती हैं। हम लोग अभी तक देखते हैं कई जगह हमको वर्तनी की गलती केवल मिली है, कई जगह केवल व्याकरणिक गलती मिली है, और कुछ वाक्य ऐसे भी मिले हैं जहाँ व्याकरणिक गलती भी थी और वर्तनी की गलती भी थी। अब जैसे ये सवाल है, इसमें पहला है यह आपकी अनादिकाल चेष्टा है। तो हम लोगों ने शुरुआत में शब्द देखे थे तो उसमें यह अनादिकाल था, अनादिकाल नहीं होता है, सही शब्द होता है अनधिकार। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। तो पहली बात तो यहाँ पर व्याकरणिक गलती भी है क्योंकि चेष्टा बाद में आना चाहिए, और वर्तनी की गलती भी है क्योंकि अनाधिकार गलत शब्द है, अनधिकार होता है। और यह चेष्टा आपका अनधिकार है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां भी इन दोनों में है और वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी दोनों में है। तो ए, सी और डी ये तीनों गलत हैं। सही वाक्य जो है वो है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, क्योंकि इसमें वर्तनी भी सही है और जो पदक्रम है वह पदक्रम भी बिल्कुल शुद्ध इस्तेमाल हुआ है, और ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो अधिकांश शब्द है वो बना है गुण संधि से, अधिक धन अंश, और जब अधिक धन अंश हुआ तो बना अधिकांश, यानी कि अधिकांश में अंश जिसका मतलब होता है हिस्सा या भाग, वो पहले से समाहित है। तो जब इसमें भाग शब्द पहले से समाहित है तो भाग शब्द को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुनरुक्त या अधिक पद अशुद्धि हो जाती है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश के साथ भाग या हिस्सा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। डी जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, और ये सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कुछ देर पहले बताया था वापस और लौटे दोनों का एक ही अर्थ है, तो किसी भी वाक्य में ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर वापस इस्तेमाल होगा तो लौटे इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर लौटे इस्तेमाल होगा तो वापस इस्तेमाल नहीं होगा। ए, बी और सी इन तीनों में वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे है, तो ये तीनों ही क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। शुद्ध है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ए, बी और सी क्यों गलत है और डी क्यों सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर इसको देखकर पहली नजर में ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। रुमाल एक पुल्लिंग शब्द है, रुमाल के साथ यहाँ पर अच्छा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, यह रुमाल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अच्छी है इसलिए गलत हो गया। दही भी पुल्लिंग शब्द है, खट्टे इस्तेमाल नहीं होगा, खट्टा इस्तेमाल होगा, इसलिए ये भी शब्द वाक्य गलत है। कई हाथियां जा रही हैं, हाथियां नहीं होता है, नर हाथी के लिए हाथी होता है, और जो मादा हाथी है उसके लिए हथिनी होता है, हाथियां नहीं होता है। ठीक है, और ना ही हाथी का पुल्लिंग हाथियां होता है। हाथी का एक वचन भी हाथी होता है और हाथी का बहुवचन भी हाथी होता है। कई हाथी जा रही हैं, और अगर ये स्त्रीलिंग होता तो कई हथिनियां जा रही हैं होता, हाथियां जा रही हैं, कोई शब्द नहीं बन रहा है इसलिए गलत है। उसका मकान बहुत अच्छा है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, ये गलत है, प्रभारी होता है, गलत है। अब ये वाले र और ये वाले में अंतर क्या होता है?
मैं इसको इंग्लिश में लिख के समझाता हूं। अगर इसको स्पेल करेंगे इस तरीके से तो ये बनेगा ये वाला शब्द प्रिभारी। तो ये प्रिभारी है। और ये वाला शब्द स्पेल होगा इंग्लिश में, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, इससे कि आप अंतर समझ सकें उच्चारण का। ये होता है प्रभारी। यहाँ पर ई का जो है उच्चारण आता है और यहाँ पर अ का उच्चारण आता है। प्रिभारी और प्रभारी, जैसे हम बोलते हैं ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी बोलते हैं। तो ये वर्तनी इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ई का उच्चारण आएगा और वास्तविकता में प्र होता है, प्री नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, वर्तनी की अशुद्धि है। आज में 31, 31 नहीं होता है, 31 होता है। तो ये गलत है। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित नहीं होगा, हतोत्साह होगा। हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। सी जो है ये शुद्ध वाक्य है और यही सही विकल्प होगा। किसी भी में अगर आपको ये कभी लगे कि यहाँ पर ये नहीं कुछ और सही होना चाहिए, या मैंने कोई आपको बताया कि ये गलत है और आपको लगता है वो सही है, तो बिना हिचकिचाए, बिना किसी भी झिझक के आप तुरंत मुझे उससे पूछिए। क्योंकि अगर कोई भी डाउट रह जाता है और वो एग्जाम में आ जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक शब्द से फेल होना, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, एक अंक से फेल होना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य, रहस्य अपने आप में गुप्त होता है तो उसके आगे गुप्त लगाना गलत है। मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ये शुद्ध वाक्य होगा। राम सज्जन आदमी है, तो सज्जन में जन पहले से जुड़ा हुआ है, सत धन जन, ठीक है। तो ये पहले से सज्जन में जन पहले जुड़ा हुआ, जन का मतलब क्या है? आदमी। तो यहाँ पर ये आदमी नहीं, श्याम सज्जन है, ये शुद्ध वाक्य होना चाहिए, ठीक है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी, तो ये पहले ही बता दिया, भाग शब्द नहीं होना चाहिए, अशुद्ध हो गया। और इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ये सही ऑप्शन है डी, ठीक है। ये वाक्य भी अपने आप में शुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, गलत है। एक वचन वाली बात याद रखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य जो हैं वो शुद्ध हैं। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। आंखों से ध्यान से देखेंगे तो पहचान जाएंगे गलती कहाँ है। ये गलती है, अध्यापका कोई शब्द नहीं होता, या तो अध्यापक होगा पुरुष के लिए या महिला के लिए अध्यापिका होगा, दोनों ही नहीं। अध्यापका कोई शब्द नहीं होता, वर्तनी की अशुद्धि है, ये शब्द अशुद्ध है, इसलिए बी सही ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, सुन के ही अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा वाक्य है, गलत है। पेड़ की पत्ता नहीं गिरती, पत्ता पुल्लिंग होता है और उसी आधार पर सब कुछ पुल्लिंग में होना चाहिए, तो पेड़ का पत्ता गिरा होगा सही। पेड़ में से पत्ता गिरा, में का इस्तेमाल होता है जब अंदर हो, पेड़ के अंदर से नहीं गिर रहा है, पेड़ में लगा हुआ और वहां से गिर रहा है, तो पेड़ में से पत्ता नहीं गिरा, अंदर से गिरता तो में से होता। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, गलत है ये वाक्य। पेड़ से पत्ता गिरा बिल्कुल शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। सदैव की वर्तनी अशुद्ध है, सदैव की वर्तनी होती है सदैव। बाकी ये व्याकरणिक रूप से बिल्कुल सही है, धन होता है। अगर धन होता तो व्याकरणिक रूप से भी अशुद्ध होता, लेकिन व्याकरणिक रूप से बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी की अशुद्धि है, इसलिए ये जो वाक्य है ये त्रुटिपूर्ण है और ये अशुद्ध हो जाएगा। डी देख लेते हैं, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य है, उसने निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, यानी कि अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, शुद्ध है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, वहां वर्तनी की ना व्याकरणिक। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आपने उसे टके सा जवाब दे दिया, ये भी शुद्ध है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, पैर हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है
और वैसे भी पैर दो होते हैं, एक पैर में नहीं कोई गिरेगा, दोनों पैरों में गिरेगा। तो शिष्य गुरु जी के पैर में नहीं गिर पड़े, शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े। तो क्योंकि यहाँ पर पैर को एक वचन में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये अशुद्ध है। प्राण, आंसू, दर्शन, आंख, पैर, ये सब हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए क्योंकि एक वचन में इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये वाक्य जो है वो गलत हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इतना हम लोग रखते हैं इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो कुछ दिनों में इसका बना दूं, जिससे कि जो जो कुछ और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो कवर हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना रख रहे हैं। आप बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी में भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछने में कोई संकोच मत करिए, कोई झिझक मत करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।